आज के लैब में हम लोग देखेंगे कि स्टडी स्टेट एनालिसिस हम लोग किस तरीके से मल्टी सिम में किसी भी सर्किट का फाइंड आउट करते हैं। बट अगेन मैं एक चीज़ काफ़ी अर्से से रिपीट करता आ रहा हूँ, वो चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप लोग जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हो किसी भी चीज़ का, तो एक अननोन फाइंड करने का एक या दो ही मेथड्स होते हैं जब हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे होते हैं या लैब इन्वायरमेंट की बात कर रहे होते हैं। हाँ, थ्योरी के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट यानी बहुत ज़्यादा मेथड एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक नोडल है, मैश है, केवीएल है, केसीएल है, वीटीआर है, सीडीआर है। हमारे पास बेतहाशा किस्म के मेथड एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम मल्टी सिम में आ जाते हैं तो हमारे पास वोल्टेज अननोन फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर ही है। अगर आपके पास एसी वोल्टेज है तो हमारे पास ऑसिलोस्कोप ही है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। तो अभी भी आपके पास सारी की सारी वही चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है इस लैब को यूज़ करना सॉल्व करने के लिए जो आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते आ रहे हो। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर अब आई और जे की फॉर्म में आपके पास कुछ वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। आई या जे की फॉर्म में, जिस तरह ये आपके पास 1 जे है, ये आपके पास 1 ओम है, ये -1 जे ओम है। तो इस किस्म की जो वैल्यूज़ आ रही हैं, या फिर ये 6 एंगल ऑफ ज़ीरो का आना शुरू हो गया, ये थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसको हम लोग देख लेंगे किस तरीके से मल्टीसिम में इम्प्लीमेंट करते हैं। मीनवाइल एक सर्किट देखें, ये मैंने सर्किट इम्प्लीमेंट किया है। इस सर्किट के अंदर अगर आप देखें तो मैंने एक सोर्स कनेक्ट किया है। अब इस सोर्स की मैं इक्वेशन बोलने जा रहा हूँ, वो आप लोग लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इस सोर्स की इक्वेशन बनेगी आपके पास 120 साइन, क्योंकि साइनसॉइडल वेव है, ब्रैकेट के अंदर एंगल ब्रैकेट के अंदर ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा मेरे पास यहाँ पर 60 है और ओमेगा टी की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से 60 कैलकुलेट की है। ये किस तरह 60 कैलकुलेट की है? हमें पता है कि आपके पास जो साइनोसाइडल वेव होती हैं उसके जो फ्रीक्वेंसी उनकी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। और वो कैलकुलेशन ये होती है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, लेट्स से मुझे क्वेश्चन में गिवन थी 377 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन थी। अब जो 377T लिखा हुआ था वहाँ पर, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया WT के साथ, एंड देन W की वैल्यू मेरे पास हो गई 377। सो ओमेगा मुझे पता है या W मुझे पता है किसके इक्वल होता है 2πf के, तो वहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 60 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये आपने मैथमेटिक्स करके खुद देख लेनी है। तो ये 60 हर्ट्ज़ मैंने वहाँ से निकाली। आपने करना क्या है, आपने इसके लिए यहाँ से जाना सोर्स में, और पावर सोर्सेज के बजाय सिग्नल वोल्टेज सोर्सेज में जाना है, सेकेंड ऑप्शन। एंड देन यहाँ से AC वोल्टेज सोर्स आपने लेना है एंड देन इसको ओके कर देना और यहाँ पे प्लेस कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है 1 वोल्ट पीक, आपके पास 120 वोल्ट पीक है। इक्वेशन अगर आपके पास 120 साइन ब्रैकेट में 377T प्लस 60 था, तो आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे लिख देना 120। देन नेक्स्ट आपने फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है इसकी 60 हर्ट्ज़ या 61 सेलेक्ट कर लें, एंड देन नेक्स्ट आपने सेलेक्ट करना है इसका फेज़ जो कि हमें गिवन है 60 डिग्री। सो ये आपके पास सोर्स रेडी हो गया जो कि मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर C1 की वैल्यू गिवन है। अब C1 की जो वैल्यू मुझे गिवन है यहाँ पर, वो इन टर्म्स ऑफ अगेन J या I में गिवन होगी। उसको हम सॉल्व करने के लिए करते क्या हैं कि हमने उसको अगर वो हमारे पास इंडक्टर है तो हमने J ओमेगा L से रिप्लेस कर देना है, वहाँ पे हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर हमारे पास XC है, यानी हमारे पास अगर कैपेसिटर है, तो हम क्या करेंगे 1/J ओमेगा C से हम उसको रिप्लेस कर देंगे। चलें, अब आप देखें आपके पास लेट्स से वैल्यू गिवन है 1J। अब 1J के अगेंस्ट हम इंडक्टर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये जो है, तो आपने करना किस तरह है कि 1J विल इक्वल टू 1, हम इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे J ओमेगा L, सिंपल। यहाँ से मैं ले लेता हूँ पेंट में वैल्यू लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ से हम लोग लिखते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो वैल्यू गिवन है वो थी लेट्स से 1J, ठीक है, मैं सिर्फ J कर देता हूँ।
ये छोटा होगा, आपको नज़र नहीं आएगा, इसको थोड़ी बड़ा करते हैं रीडिंग। तो j इक्वल लिखेंगे हम, चूँकि 1j है बल्कि 1 लिख देते हैं। 1j या j1 इज़ इक्वल टू, आपके पास वैल्यू है j ओमेगा l के, तो j ओमेगा l आपने लिखना है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास l अननोन है, आप j को j के साथ क्रॉस कर सकते हैं, यानी मैं यहाँ से j को j के साथ क्रॉस कर देता हूँ, तो ओमेगा l इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मुझे l की वैल्यू चाहिए, तो l विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता होगी, इसी ओमेगा की वैल्यू किस इक्वल होती है 2 पाई एफ के, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ। और फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑलरेडी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने 60 हर्ट्ज़ रखनी है, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो आप यहाँ से जो अननोन एल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। सॉरी, ये पेंट में काम करने पॉसिबल नहीं है, ये नई प्रोफेशनल टूल है इस हवाले से काम करने के लिए। सो आपके पास अगर 1j कहीं पर भी होगा, लेट्स से यहाँ पे देखें 1j अगर है और वो इंडक्टर है, तो उसकी जगह पर आपने वो वैल्यूज लिखनी है जो हमने यहाँ से निकलेंगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने इसी तरीके से मैंने C की वैल्यू लिख दी, और यहीं इसी तरीके से मैंने L की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब आते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ। अब हमने इसको फाइंड करना है, लेट से इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने प्रोब लगाई हुई है, यहाँ पे मैंने लेट से वोल्टेज फाइंड करना है, तो मैंने वोल्टेज के लिए यहाँ पर इसका चैनल ए कनेक्ट कर दिया है, लेकिन चैनल ए यहाँ पर वोल्टेज वही होगा जो इस सोर्स ने दिया है, तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं मीन वाइल लेट से इस इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज देखना चाह रहा हूँ, और इन दोनों की मैंने ग्राउंड छोड़ दिए हैं। अगर छोड़ देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ग्राउंड इस सर्किट से ग्राउंड ले लेंगे। मैं इसको रन करता हूँ और देन इसके दोनों के क्रॉस की रीडिंग नोट करता हूँ। मैंने दोनों को 50 वोल्ट पर रख दिया ताकि मेरे पास स्केल सेम रहे, मेरे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए। इनपुट वोल्टेज देखिए मेरे पास 50 एंड 50 से ऊपर 120 वोल्ट्स हैं। मैं इसको ड्रैग करके भी ले जा सकता हूँ, और यहाँ से आपके पास 120 वोल्ट के आसपास 116 आ रहा है। हम थोड़ा जूम इन करके करोगे तो आपके पास रीडिंग ठीक आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, द नेक्स्ट 118 तक जा रहा है मेरे से अभी। द नेक्स्ट ये कि इन दोनों में एंगल में डिफरेंस आ रहा है। अब आपको पता है कि इनमें से लैग कौन कर रहा है और लीड कौन कर रहा है। ठीक है, ये देखें आपके पास अगर ये इनपुट है, इनपुट अप्लाई होने के बाद ये आपको पास आउटपुट आ रही है, तो ऑब्वियसली ये प्लस का एंगल होगा, जो भी एंगल बन रहा है आपके पास। आप यहाँ से सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। आपने एंगल को एनालाइज कर लिया कि यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस एंगल क्या आ रहा था और इनपुट का एंगल क्या था, एक चीज़। सेकंड, आपके पास यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाता है। ठीक हो गया। अब अगर इनपुट वेव मेरी साइन की थी तो आप साइन में भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको कॉज में कन्वर्ट करना चाहें तो मैथमेटिकल फार्मूला उसके पास अवेलेबल हैं, आप इसको कॉज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक फाइनल चीज़ की तरफ चलते हैं। लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर मैंने करंट फाइंड करना था। कुछ क्वेश्चंस आपके पास ऐसे होंगे बुक के अंदर जिसमें करंट फाइंड करना होगा। अब करंट के लिए हम इस तरह की ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑसिलोस्कोप पर ड्रॉ नहीं कर सकते, करंट नहीं ड्रॉ करने देता हमें ऑसिलोस्कोप। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ लेट्स से इस पॉइंट के ऊपर करंट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पीक टू पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चूँकि आंसर के अंदर पीक वैल्यूज़ होती हैं, तो हमने क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यू को 7.48 को हम लोगों ने डिवाइड कर देंगे 2 से, सो 3.74 इसका करंट का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ हमारे लिए इस पॉइंट के ऊपर अननाउन्स हैं। करंट के लिए हम आपके पास सिर्फ एम्पलीट्यूड तक रखेंगे, एंड देन अगर वोल्टेज है तो उसके लिए आप मज़ीद इसको एनालाइज कर सकते हैं, इसकी डायग्राम्स को देख सकते हैं, डायग्राम्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इन दी एंड आप लोगों ने करना क्या है कि इसमें अपने उस मेथड्स को भी अप्लाई करना है, नोडल एनालिसिस और लूप एनालिसिस। इस एक क्वेश्चन की आपके पास 3 आंसर्स होंगे, एक सिमुलेशन का होगा, एक नोडल एनालिसिस का होगा जो आप कैलकुलेशन करेंगे, एक लूप एनालिसिस का होगा। सेम ही काम अगले क्वेश्चन के टास्क के लिए होगा, एंड देन फाइनली जो टास्क 3 है उसके लिए भी आप यही काम करोगे, वी नॉट फाइंड करेंगे आप, और मेथड वही यूज़ करेंगे, एक मल्टी सिम का या सिमुलेशन का, एंड देन 2 नोडल और लूप एनालिसिस के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।